आज की चुनौती यही है, मुश्किल भरे दिन और मुश्किल भरे हफ्ते के लिए करना है आपको तैयार। दुनिया भर के बाजारों से है तेज गिरावट के संकेत और शुक्रवार की गिरावट के बाद आज भारतीय बाजार कुछ बड़े और अहम लेवल की तरफ बढ़ने की तैयारी में करते हुए, वो भी नीचे की तरफ से गैप से खुलने के बाद क्या होगा और क्या करें आप, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बाजार की तो बात करेंगे और जी बाजार को देखकर तो डिप्रेशन ही होता है जिस तरह से गिरावट आई है। बट खुशी की बात से करते हैं शुरुआत। सर, ये 3 ट्रॉफी जो हमारे साइड में, मतलब रिकॉर्ड रन जो चल रहा है, जबरदस्त सर। और एक बार फिर से कुछ बेहतरीन अवार्ड्स, बेस्ट एंकर का अवार्ड सर, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू दीप, थैंक यू सो मच। और देखिए, इतने सालों की मेहनत है और स्पेशली पिछले 4 साल जो जी बिजनेस में बहुत ही दमदार रहे हैं, अब वो धीरे धीरे उसका रिकग्निशन हो रहा है। और वो होता है ना, एक साथ फिल्म फेयर और फिर वो आईफार, वो जैसे वो अवार्ड फंक्शन चलते हैं ना फिल्मों के, वैसे न्यूज़ और टेलीविजन के एक साथ अवार्ड फंक्शन चलते हैं एक के बाद एक। तो अब ये एक अच्छी सी आदत बन चुकी है कि हर अवार्ड फंक्शन में जी बिजनेस कुछ न कुछ कमाल करके दिखाता है। तो एक दो बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस अवार्ड के पीछे जो तीनों अवार्ड्स हमारे जी बिजनेस को मिले हैं, उसके पीछे सबसे पहले सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है तो हमारे दर्शकों का है। और वीकेंड पर मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था दीप, सबसे बढ़िया बात मालूम है क्या है, हमारे सारे दर्शक ये फील करते हैं कि अवार्ड उन्हीं को मिला है। 100%। 2 चीज़ें होती है, एक तो जिसको अवार्ड मिले उसको आपको लगना चाहिए कि हाँ ये डिजर्व करता है, वो एक फीलिंग होती है। नहीं तो कई बार अच्छा इनको मिल गया, एक वो फील होता है हाँ, अच्छा इनको मिल गया। सो एक सबसे बड़ी जो अचीवमेंट जो है, एक ये कि हमारे दर्शक ये फील करते हैं ये अवार्ड मुझे या चैनल को नहीं मिला, उनको खुद को मिला है। वो उस अपने आप को उसमें भागीदार समझते हैं, ये हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट है। और दूसरी बात ये कि सबका रिएक्शन ये था हाँ ये तो होना ही था, मतलब इसमें सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। तो ये बताता है कि कितना प्यार हमारे दर्शकों का है। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपकी वजह से चैनल नंबर 1 है, आपकी वजह से हम कुछ अवार्ड हासिल कर पाते हैं। दूसरा, हमारी ज़बरदस्त टीम है, पर्दे पर भी आपके साथ और पर्दे के पीछे हमारी पूरी टीम बहुत ही मजबूती से काम कर रही है। और मतलब जो डायरेक्शन देने की कोशिश करता हूँ उसे लागू करती है, तो तभी काम हो पाता है। तो पूरी टीम हमारी जो पर्दे के पीछे है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। टॉप मैनेजमेंट को धन्यवाद जो हमें काम करने के लिए मौका देते हैं कि हम जिस तरह की प्रोग्रामिंग कंटेंट दिखाना चाहते हैं उसके लिए वो हमें अनुमति देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरा एक टीम एफर्ट है, टॉप से लेकर बॉटम तक। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बस मुझे लगता है दिन के लिए एक ही अच्छी खबर है, ये एक ही अच्छी खबर है। पर चलिए, बढ़िया खबर के साथ दिन की कर ली है हमने शुरुआत। अब बाकी खबरों पर आते हैं सर। बताएं आज के आपको वो ट्रिगर्स कौन से दिख रहे हैं? देखिए, ट्रिगर्स में आज जो 4 बड़ी बातें हैं वो चारों की चारों खराब ही आपको नजर आएंगी। पहली चीज़ तो ये है कि अमेरिकी बाजारों में बड़ी तेज़ गिरावट हुई है और उससे पहले 40 साल की रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई पहुंची है, ये एक बड़ा ट्रिगर आता दिखा है। और 2 दिन में अमेरिकी बाजार लगभग 4.5% डाउ पर गिरे हैं और लगभग 6% हम गिरे हैं नैस्डैक पे। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी और तेज़ गिरावट अमेरिका में होती हुई दिखी है। इसके अलावा एसजेएक्स 300 अंक नीचे है, 16,000 के तो नीचे हम खुलेंगे, अच्छा खासा नीचे खुलेंगे। और उसके बाद 15,900 के आसपास के लेवल्स आपको नजर आएंगे। लेकिन जिस आंकड़े से इस वक्त सबको डर लगता है वो है महंगाई, और ये महंगाई का आंकड़ा आज हमारे यहाँ भी आने वाला है। तो मई महीने के रिटेल महंगाई के आंकड़े जो सबसे ज़्यादा अहमियत वाले हैं वो आज हमें शाम को देखते हैं क्या कुछ होता है वहाँ पर। बिल्कुल, तो महंगाई पर तो नज़र पड़ी ही हुई है और महंगाई की वजह से भी हम देख रहे हैं काफ़ी परेशानियां बन रही हैं हमारे बाज़ारों में। हमारी तो पॉलिसी खैर सर पिछले हफ्ते निकल गई और साथ ही हमने देखा आज महंगाई के आंकड़े आने वाले। अमेरिका में फ्राइडे को महंगाई के आंकड़े आए और इस हफ्ते पॉलिसी आने वाली है। और जिस हिसाब से महंगाई के आंकड़े आए हैं सर, लगातार पिछले कुछ महीनों से भारत से ज़्यादा रहे इनके महंगाई के आंकड़े, और अब तो 8.6% का आंकड़ा आते हुए दिखा है। उसकी वजह से बाजार में ये जो उतार चढ़ाव हुआ है, ये थोड़ा समझाएं सर, इतना कैसे डर गए बाजार इस महंगाई को देखकर? दीप, इसमें कोई डाउट नहीं कि डरने की साफ वजह बहुत क्लियर कट है। और वजह यह है दीप कि अगर इतने प्रयासों के बावजूद महंगाई काबू में नहीं आ रही है, उल्टा बढ़ रही है जी, तो फिर चिंता की बात तो है ना। बिल्कुल है। अब फेड इतनी ब्याज दरें बढ़ा चुका है, उसके बावजूद और उल्टी बढ़ रही है। तो मतलब
ठीक है, आपको पता है कि ब्याज दरों के बढ़ने का असर होगा, इम्पैक्ट आएगा, लेकिन वो आता दिख नहीं रहा है। और उम्मीद से कहीं ज्यादा मतलब 8.3 8.4 तक का अंदाजा था कि मैक्सिमम वहां तक पहुंचेंगे। करेक्ट। 8.5% के ऊपर महंगाई दर मतलब कुछ जरूरत से ज्यादा ही है। और उसके सामने आप देखिए ब्याज दरें 1% वहां पर 1%। ये आंकड़े ये प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोगों को देखनी और समझनी चाहिए कि इस वक्त कहाँ किस देश में कितनी महंगाई है और ब्याज दरें क्या है। सबसे पहले भारत की प्लेट जो ऊपर दिख रही है, हमारे यहाँ महंगाई 7.8% है और हमारे यहाँ ब्याज दरें 4.9% यानी 5% है। आप ये समझ लीजिए करीबन करीबन 2% का गैप है। ठीक है। अमेरिका में देखिए 8.5% के ऊपर महंगाई, ब्याज दरें 1%। यूके में देखिए 9% महंगाई, ब्याज दर 1%। अगली प्लेट लाइए, कुछ और देश उसमें है, उनकी भी अगर आप महंगाई दर देखेंगे और ब्याज दरें देखेंगे तो कहीं मिसमैच है। देखिए यूरोप में 8.5% के आसपास महंगाई, नेगेटिव ब्याज दरें चलती। चीन में 2% महंगाई, चीन खैर एक अलग ही है, वो कंट्रोल्ड इकोनॉमी, उनको छोड़ दीजिए। और जापान में भी आप देखें तो 2.5% महंगाई। तो एक चीज तो क्लियर कट है कि हमारे मुकाबले में दूसरे ग्लोबल बाजारों को, दूसरे इकोनॉमीज को, दूसरे देशों को ब्याज दरें ज्यादा तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। ये 2 हाइक होने के बाद आरबीआई काफी कुछ पहले ही प्रोएक्टिव होकर ब्याज दरें बढ़ा चुका है, जबकि दूसरे देश इंतजार करते रहे। इसमें एक बात बहुत साफ है दीप कि जेनेट येलन और जेरेमी पावेल पूरी तरह से फेल हुए हैं ब्याज दरों का अंदाजा लगाने के मामले में। जब आप मार्केट ड्रिवन होकर अपनी पॉलिसी बनाते हैं तो ये नुकसान होता है, जो आपको साफ साफ नजर आ रहा है। अमेरिका में ये टोटल फेल्योर है वहाँ के फाइनेंस मिनिस्ट्री का कि वो अंदाजा लगाने में नाकामयाब रहे। इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारी आरबीआई ज्यादा बेहतर है, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ज्यादा बेहतर है कि पहले से अंदाजा लगाकर आपने ब्याज दरें ऊपर रखी और आपने बढ़ाना शुरू भी कर दिया। और ग्लोबल मार्केट्स के मूड माहौल को देखते हुए एक्चुअली देखा जाए तो ब्याज दरों और महंगाई के बैलेंस में कितना भी बिगड़ा हुआ है, फिर भी सबसे कम बैलेंस हमारा बिगड़ा हुआ है। एब्सोल्युटली। हम और अगर महंगाई काबू में आएगी तो हमारी पहले आएगी। और हम शायद इंपोर्टेड महंगाई जो है बाहर से जो आ रही है, कच्चे तेल वाली महंगाई या और कोई दूसरी कमोडिटीज की महंगाई जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो छोड़ दीजिए। लेकिन जो चीजें हमारे कंट्रोल में है वहां पर महंगाई शायद हम जल्दी से काबू में ले लेंगे, इस बात की संभावना पूरी है। दूसरी चीज जो खाने पीने की चीजों की महंगाई हमारे यहाँ है, उसमें दिक्कत ये कि लगातार फसलों के दाम आपको बढ़ाने हैं, किसानों की आय बढ़ानी है, एमएसपी बढ़ानी है, तो वो चीजें एक लिमिट से ज्यादा नीचे आएगी। आपके पास एक्सेस फूड है फिर भी आपके दाम घटते नहीं है, बिल्कुल उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। अगर वो आप कम करेंगे तो आय कम होगी, किसानों की आय कम होगी तो रूरल कंजम्पशन कम होगा, तो उसके दूसरे इफेक्ट आते हैं। लेकिन सरकार ने जो मन बना रखा है कि किसानों की इनकम रहनी चाहिए, उसके लिए हम थोड़ा हायर इन्फ्लेशन पर चलेंगे खाने पीने की चीजों में, तो वहां पर भी आपकी गुंजाइश थोड़ी सी कम है। सो अल्टीमेटली आपको कंजम्पशन रोकना है, तो कंजम्पशन रोकने के लिए फिर आपके पास तरीका एक ही बचता है कि ब्याज दरें बढ़ाइए, ताकि थोड़े से अब उसके इम्पैक्ट आएंगे। अब दिक्कत क्या है दीप की, इन आंकड़ों को देखने के बाद अमेरिका में तेजी से ब्याज दरें बढ़ना तय है। अब मेरे ख्याल से बुधवार को फैसला आएगा, कल और परसों 2 बैठक है। हाँ, कल और परसों बैठक है, तो जो फैसला आना है ब्याज दरों पे अमेरिका का, तो मेरे ख्याल से 0.5% तो सब लोग मानकर चल रहे हैं। इन आंकड़ों को देखकर अगर फेड ने 0.5% बढ़ा दिया तो हो सकता है। अब आप मना तो नहीं कर सकते कि आप 0.5% नहीं बढ़ा सकते। सो मेरे ख्याल से यह हफ्ता बड़ा मुश्किल है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, हमारे लिए। और इसीलिए आप देखिए 2 दिनों में 4.5% डाउ घटने के बावजूद आप देखिए अभी भी 300-400 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे है। और सबसे मजे की बात देखिए दीप, वापस उसी रेंज पे आ गए 31,000 31,200। सो इस बार थोड़ी सी रेंज में डाउ के लिए नीचे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है पिछली बार जब इंट्राडे में एक बार 31,000 के नीचे गिरा भी था, 30,500 के आसपास। तो मेरे ख्याल से 30,500 31,000 डाउ के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन जाएगा, जहां से आप उछले थे। हमारा 33,500 के आसपास का लक्ष्य था, वहां तक पहुंचे भी, उस ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे पर आ गए। 16,700 के आसपास, 16,800 के आसपास ऊपर का लक्ष्य था अपना निफ्टी का, वहां पहुंचे भी, वापस 15,700 15,800 के जोन में हम भी आ रहे हैं। सो उसी ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पर आप आ रहे हैं। सो आई थिंक ये हफ्ता बड़ा क्रूशियल है। हमारे भी आज महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, देखते हैं कैसे क्या रहते हैं। और दूसरा अगर आप देखें तो पूरे ग्लोबल मार्केट्स में भी मुझे लगता है कि इस हफ्ते पॉलिसी और इसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना रहेगा। बिल्कुल। एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा सर, क्योंकि अब सवाल ये उठ रहा है कि हमारे अगर बैंक्स और हमारा आरबीआई थोड़ा ऑलरेडी प्रोएक्टिव रहा है फेड के मुकाबले। आखिरी बार जब ये आंकड़े थे सीपीआई के 8% से ज्यादा, दिसंबर 1981, 40 साल पहले, तब फेड का रेट मालूम है सर कितना था? 13%।
जो आज 1% है, तब 13% था रेट जब इनके 8% के ऊपर। अच्छा, हाँ, जो सुबह बग्गा साहब बता भी रहे थे कि एक तब एग्रेसिवली ओवरनाइट 20% कर दिया था उन्होंने, और वो रेसिशन में चला गया। सो अभी दिक्कत वही है कि ब्याज दर तो आप बढ़ा देंगे, लेकिन ब्याज दरें बढ़ने का जो तेजी से बढ़ने का जो असर होता है, वो कहते हैं ना कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट में यही प्रॉब्लम है, इलाज तो तुरंत हो जाएगा लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स लंबे समय तक चलते हैं। एग्जैक्टली। जितना हेवी डोज आप दोगे उतने हेवी डोज के उतने साइड इफेक्ट्स होंगे। बिल्कुल करेक्ट। ट्रीटमेंट आपकी जो मेन बीमारी है वो तो कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन साथ में 10 बीमारियां वो लेकर आएगी। करेक्ट। ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम जो फ्यूचर में होनी है उसका क्या। So, ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट है फेड का कि बहुत तेजी से बढ़ा दो, एकदम बढ़ा दो। अच्छा, दूसरा क्या, पैनिक में कोई क्या कर जाता पता नहीं चलता। एग्जैक्टली। सो पैनिक ऐसा थोड़ी कि कोई एक रिटेल ट्रेडर और इन्वेस्टर को ही होता है। पैनिक तो सेंट्रल बैंक को भी हो सकता है, पैनिक तो किसी भी देश की सरकार और उसके पीएम को भी हो सकता है, सो या प्रेसिडेंट को हो सकता है। सो अमेरिका में ये इन्फ्लेशन देख के पैनिक मचना तय है, और अपने को दीप उस हिसाब से ये वाली वीकली एक्सपायरी निकालनी है शांति से, तब तक एडवेंचर नहीं करना है। क्यों कि एक तो बुधवार को आपको पता चलेगा कि अमेरिका में फिर 0.5% बढ़ा दी, और ये नंबर देखने के बाद पावेल साहब कुछ अच्छा तो बोल ही नहीं सकते उनकी लाइफ में। बिल्कुल नहीं बोल सकते। वो गलत रहे अब तक। हाँ, गलत है। अब स्वीकार खुल के कर ले तो तकलीफ कि हम गलत हो गए, जेनेट येलेन ने स्वीकार कर लिया तो इनको करना ही पड़ेगा, है ना। वैसा वाला हाल हो गया। अब ना स्वीकार करे तो फिर लगेंगे यार ये तो नींद में ही है, अभी तक उठे नहीं है। करेक्ट। इतना सब कुछ खराब हो रहा है। तो ये वाली पॉलिसी तो अमेरिका की खराब ही हो गई समझ लो, और इससे कुछ अच्छा होना नहीं है जी। करेक्ट। सो मुझे लगता है, और प्लस हमारे गुरुवार को वीकली एक्सपायरी जिसमें आज लोग फंसे हुए मिलेंगे आपको बहुत सारे लॉन्ग पोजीशन पे। सो मेरा ये समझना है कि थोड़ा सा ये हफ्ता आपको गुरुवार तक शांति से थोड़ा सा संभल कर निकालना है। लगातार पिछले हफ्ते दीप हम एक चीज़ कह ही रहे थे कि कैश मार्केट के स्टॉक्स से मिड कैप स्टॉक्स में थोड़ा सा पैनिक वाला मामला बन भी रहा है। बट एनीवे, ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हुए सिंपल सी चीज़ है कि डेटा ड्रिवन मार्केट है, पॉलिसी ड्रिवन मार्केट है, और इस फेड की पॉलिसी पर आगे मेक और ब्रेक वाला मामला बनेगा। सिर्फ 9 हफ्ते अमेरिकी बाजार कमजोर हुए हैं पिछले 10 हफ्तों में से लगातार। सिर्फ 9 हफ्ते। 10 हफ्तों में से सिर्फ एक वीकली क्लोजिंग पॉजिटिव लास्ट वीक की जो मिली थी, लास्ट वीक, मतलब इससे पहले वाली की, वो तो बाकी मतलब, और ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द वर्स्ट मंथ अभी तक जा रहा है। हाँ। पिछले 2 साल का मेरे ख्याल से 2020 के बाद से अभी तक का शुरुआती 10-12 दिन जो भी हुए काफी खराब, उसमें अब तक का सबसे खराब महीना ही जा रहा है। तो बेसिकली सिचुएशन अगर आप अमेरिका के बाजारों की देखेंगे तो इससे लगता है कि कोविड ही ठीक था। मार्च 2020 उतना खराब नहीं था अमेरिकी बाजारों के लिए, मतलब, और वहाँ ये पता था कि किसी एक्सटर्नल इवेंट की वजह से गिर गए। यहाँ जो मार्केट गिर रहे हैं वो फंडामेंटल रीजन से गिर रहे हैं, और फंडामेंटल रीजन से जब आप गिरते हैं ना तो उठने में टाइम लगता है। दिक्कत वो है। अगर आप न्यूज़ की वजह से उठे तो न्यूज़ का असर जिस दिन आपके दिमाग से निकलने लगता है आप ठीक हो जाते हैं, है ना। लेकिन जब फंडामेंटल रीजन से गिरते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, और फिर उठने में भी वक्त लगता है। तो ये अमेरिकी बाजारों के जो संकेत है पिछले 2 दिनों के, ये थोड़े डराने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल। तो वहाँ से तो डर का माहौल है ही। हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज सबके सवाल ये उठ रहे हैं। ओवर द वीकेंड आपने देखा भी है, सोशल मीडिया में काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे। 2 तरह से ये पूछना चाहूँगा, जो ट्रेडर्स हैं या पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, उन्हें क्या करना है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें अब क्या करना है। देखिए, पहली चीज़ तो है कि ओवरनाइट पोजीशन तो आप बिल्कुल कम कर लीजिए, ओके, है ना। और अगर है तो आपको एक प्रॉपर हेजिंग रखना ही रखना है। मैं पिछले 3-4 दिनों से इसीलिए लगातार आपको कह रहा हूँ कि आप अगर लॉन्ग साइड पर हैं तो एक आपका पुट ऑप्शन होना ही होना चाहिए, है ना। 16,000 का पुट ऑप्शन लेके जाइए या 16,200 का लेके जाइए। देखिए, पुट ऑप्शन लेने से आपका नुकसान खत्म नहीं होगा, लेकिन बड़ी गिरावट से आप बच जाते हैं। फिर आपको बता, अगर सपोज आप 16,200 पर बंद हुए, अगर आप 16,000 का पुट लेकर गए तो आपका नुकसान तो 200 पॉइंट का है ना। करेक्ट। 200 का भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो पुट के वैल्यू, तो आप 125-150 पॉइंट के नुकसान से बच जाते हैं। नहीं तो आज सीधा आपको 300-400 पॉइंट का नुकसान मिलता है। तो एटलीस्ट एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे तो आप बच रहे हैं, राइट। सो वो आपके लिए हेजिंग बहुत ज़रूरी है अगर आपको ओवरनाइट पोजीशन रखनी है तो। रखनी है से मतलब ये कि दीप, इस तरह की मार्केट में ओवरनाइट पोजीशन में कभी अचानक कोई अच्छी खबर आ जाए तो वापस गैप से ऊपर भी खुल सकते हैं। वो अलग बात है कि ऊपर वापस से पिटाई हो जाएगी जी। एक बार तो खुल ही सकते हैं, करेक्ट। सो आपके लिए दोनों तरफ रिस्क काफ़ी है, नो डाउट। लोअर साइड पे रिस्क ज़्यादा खुल रही है, अपर साइड पे कम है, लेकिन अगर आपने शॉर्ट ही लोएस्ट लेवल पे करके गए तो सो इसलिए थोड़ा सा पहली चीज़ तो है कि ट्रेडर्स को ओवरनाइट पोजीशन कम करनी है। दूसरी चीज इंट्राडे पोजीशन भी कम करनी है, क्योंकि गैप से खुलने के बाद आपके लिए लॉन्ग करना और शॉर्ट करना दोनों ही बराबर रिस्की हो जाता है। करेक्ट।
करेक्ट। सो आपको लेवल का इंतजार करके ट्रेड लेना है, वो ज़्यादा बढ़िया है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जो है, अब वो लेवल के हिसाब से बता दूं। अगर आप डे ट्रेडर्स हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, पोजिशनल इन्वेस्टर जो मतलब हफ्ते 2 हफ्ते के लिए पैसा लगाते हैं, ये चलो मार्केट का छोटा मोटा मुंह पकड़ लें, 2 हफ्ते में हमारे 5%, 7% बन गए, 4% बन गए, थैंक यू वेरी मच, इस तरह के इन्वेस्टर्स बहुत सारे होते हैं। उनके लिए एक ही चीज़ है स्टॉप लॉस के तौर पर, और डीप वो है 15,700। लास्ट टाइम जो हमने लेवल्स देखे थे, मैं आपको बता दूं, 12 मई को लो लेवल बनाया था 15,735, 15,735, 15,740 के आसपास हमने ट्रिपल बॉटम बनाया था इंटरडे बेसिस पे, और 13 तारीख को 15,782 की आपकी लोएस्ट क्लोजिंग मिली थी। तो मैं राउंड फिगर में 15,700, 15,800 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट समझता हूँ। इसलिए 15,700 के नीचे अगर आप बंद होता है तो आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो आपको एज ए डिसिप्लिन निकल जाना चाहिए। फिर आप 15,500, 550 पे रुकेंगे या 15,200 पे रुकेंगे, वो बाद की बात है, लेकिन एक बार डिसिप्लिन रखना चाहिए अगर आप 15,700 के नीचे बंद होते हैं तो। वैसे जो बंद होने का सही लेवल है 15,782 है क्लोजिंग बेसिस पे, 15,782 के नीचे बंद होने पर ही आपको थैंक यू कर लेना चाहिए। तो थोड़ा सा और 75 पॉइंट की रख लो भाई, राइट, इतनी इच्छा है तो, करेक्ट, ठीक है ना। इंटरडे 15,735 होता है, 25 एक पॉइंट और गिन लो, तो 15,700 एक बार राउंड फिगर में आप मानकर चलें, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। और बैंक निफ्टी पर सेम 33,000 का, 13 मई को 33,001 आपका लोएस्ट लेवल था, और 33,121 आपकी लोएस्ट क्लोजिंग मिली थी। वहां से आपने रनअप पूरा देखा ऊपर की तरफ का, ठीक है। 35,600 के आसपास का, 35,800 के आसपास का जो ऊपर का रनअप आया, नहीं सॉरी 36,085 का, 36,085 का आया था। तो वहां तक का जो रनअप मिला है, तो अब वापस आपके लिए अब 33,000 एक तरह से स्टॉप लॉस होगा इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, अगर 33,000 के नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू करते हैं। लेकिन दीप, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, एज ऑफ नाउ अगर 32,000, 32,500 की रेंज में बैंक निफ्टी आता है, वो लेने का एक गोल्डन मौका होगा। ओके, अच्छा मौका है। हाँ, वो जब भी आए इस हफ्ते में कभी भी, अभी एज ऑफ नाउ मुझे लगता है 32,000, 32,300, 400, 32,500 के नीचे से खरीदने का मन बनाएंगे, वो सोचेंगे, और 15,500 के नीचे से खरीदने का मन मार्केट में बनाएंगे अगर आया तो। नहीं आया तो अच्छी बात है, अगर आया तो ये दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज खाली इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर्स को 2 चीजों में फोकस करना है। एक, कैश मार्केट के स्टॉक्स जो है, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर, अब वहां पर दिक्कतें बढ़ेंगी थोड़ी, वहां पर आपको हल्का होना है। जहां अगर आपको अच्छा प्रॉफिट है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, हालांकि किस में होगा, बहुत कम हो गया अब तो, बहुत कम। हाँ, लेकिन क्या है, अगर किसी ने समझो BSE 500 रुपये में लिया है, या वेदांता 200-300 में लिया है, अगर आपका बढ़िया पैसा बन रहा है तो अब भी आप बुक कर सकते हैं। और दूसरा एक, अगर आप बहुत रीजनेबल लॉस पे हैं किसी मिड कैप में, तो भी आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। सो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ा सा, अब यहाँ से जब खरीदेंगे तो पहले लार्ज कैप खरीदेंगे, मिड कैप नहीं खरीदेंगे, पहले लार्ज कैप्स खरीदेंगे, क्योंकि रिकवरी वहां से पहले बनेगी और वहां पर लेना है, तो इसलिए, और वहां रिस्क भी कम है। समझो कुछ और ग्लोबल बहुत खराब हो जाए, फॉर एग्जांपल कि डाउ भी बेयर मार्केट टेरिटरी में चला जाए, कुछ और खराब हो जाए, तो फिर आपके पास लार्ज कैप रहना ज्यादा ठीक है ना। आपका अगर TCS आपने 3600-3800 में लिया है, तो किसी न किसी दिन TCS में आपका पैसा बन जाएगा, करेक्ट। लेकिन कोई आपने ऐसा मिड कैप ले लिया, बिरला सॉफ्ट की 700-800 फॉर एग्जाम्पल बोलो, तो वहां बनने में वक्त लग सकता है। कैश का कोई और स्टॉक वहां बनने में बड़ा वक्त लग सकता है। सो सिंपल सी चीज है कि मिड कैप स्मॉल कैप में हल्की पोजीशन रखें। एक तीसरी चीज और जो बोलना चाहता हूँ इन्वेस्टर्स के लिए, वो ये, अगर आज 15,700, 15,800 की रेंज में आता है, तो वहां पर आपको 25% पैसा लगाना चाहिए। लास्ट टाइम भी इस रेंज में हमने 25% पैसा लगाने की राय दी थी। आज फिर से इस रेंज में 25% अगर आपके पास कैश पड़ा है, इन्वेस्ट कीजिए। नीचे आएगा 15,500 के आसपास तो देखेंगे 25% और, 15,200 के आसपास आएगा तो 25% और, तब आपका लगभग 75 से 100% आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। तो अगर कैश पड़ा है तो 15,700, 15,800 की रेंज में एक बार 25%। एक ही चीज़ और है, जब आप लगा रहे हैं, अब 5-7% के मुंह में आपको प्रॉफिट भी बुक करना पड़ेगा। अब वो सिंगल्स और डबल्स लेने का टाइम है, करेक्ट सर, बाउंड्री मारने का टाइम है ही नहीं, लगेगी नहीं। आप कोशिश करोगे, बाउंड्री मारने जाओगे, लगता है कि बॉल ठीक है मार दूं, कहीं कैच ही होना है। करेक्ट। और कैच भी ऐसा ना कि छूटना भी नहीं है, वो जिसके हाथ में आएगा वो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। इसलिए थोड़ा पैसा बनाना मुश्किल काम है इस वक्त। तो ये आप इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के तौर की स्ट्रेटजी के तौर पर ले सकते हैं। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, ये है इस समय बाजार पर रणनीति, ट्रेडर्स के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। पर आइए सर, फिर आज की क्या रणनीति होनी चाहिए ये भी समझाइए। गैप डाउन तो दिख ही रहा है, कैसे हैं आज के संकेत? 15,800, 15,850 पहला सपोर्ट जोन है, और दूसरा सपोर्ट 15,735 से 15,785 है।
ये दो सपोर्ट जोन आपके लिए डे ट्रेडर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे जाने की संभावना कम है, लेकिन अगर पहुंचे तो 15,550 15,675 नई रेंज में आप पहुंच जाएंगे। ये 125 पॉइंट की रेंज आपके लिए खरीदारी के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। तो दो सपोर्ट जो है 15,800 15,850 पहला, जहां पर आप खुलकर थोड़ा वक्त बिताएंगे। हो सकता है एक बार 735 785 रेंज में आ जाए, वहां पर भी आपको खरीदारी शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना बनेगी। इसके नीचे जाने के चांस कम है। तीसरी रेंज आपको सिर्फ एकेडमिक पर्पज से दी है ताकि आपको ध्यान रहे इनकेस कुछ हो जाए ऐसा, क्योंकि होने की बात इसलिए दीप कि डाउ फ्यूचर्स आपको बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं कर रहे है ना, कि भाई थोड़ा तो रुको। लेकिन अगर 300 350 पॉइंट डाउ फ्यूचर अभी भी नीचे है तो फिर आपको थोड़े लेवल्स नीचे के हाथ में रखना ठीक है। करेक्ट। और जिस दिन हाथ में नहीं रखता हूँ नहीं देता हूँ उस दिन हो जाता है, इसलिए भी देना चाहिए। ठीक है, देने में क्या जा रहा है जी। ठीक है, ऊपर की तरफ क्योंकि हम 16,000 से नीचे खुलेंगे तो पहला लेवल होगा 16,000 16,075 का, और 16,175 16,200 स्ट्रॉन्ग सेल जोन आपका ऊपर की तरफ निफ्टी पर निकल कर आता है। हायर लेवल्स भी ले लीजिए 16,000 16,075 16,175 16,200। अब आइए बैंक निफ्टी, यहाँ पर भी इसी तरह से दो सपोर्ट जोन दिए दीप। पहला है 33,525 33,675, ये 150 पॉइंट की रेंज, यहाँ पर आप खुलेंगे। ठीक है, और इस रेंज में खुलने के बाद आप हो सकता है नीचे और फिसलें, और फिसलते हैं तो फिर दूसरी सपोर्ट रेंज जो बड़ी वाली है इंपॉर्टेंट, वो 33,125 से 33,300 की निकल कर आएगी। इसके नीचे जाने की संभावना कम है। एकेडमिक पर्पज से नोट करके रखें, 32,875 से 33,000 आपके लिए खरीदारी का मजबूत जोन होगा, जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। ठीक है, अब आइए ऊपर की तरफ के लेवल बैंक निफ्टी में 33,900 34,150 ये ऊपरी रेंज है एक बार, और इसके पार निकले तो 34,350 34,500, जो दोनों ही आने की संभावनाएं कम दिखती। ज़्यादा से ज़्यादा आगे तो पहली वाली रेंज आ जाएगी। ठीक है, ये आपके लिए बड़े लेवल्स आ गए दी। ठीक है सर, आज की सपोर्ट और रेजिस्टेंस 16,000 के नीचे ही गिन रहा हूँ। 16,000 के नीचे खुलेंगे तो 15,975 15,900 दो छोटे सपोर्ट जोन है, 15,850 15,810 15,785 ये मीडियम सपोर्ट जोन है, 15,735 675 625 और 550 इसलिए दे दी कि आगे तक के आपके लिए ध्यान में रहे। अगले 1-2 दिनों में अगर काम आ जाए तो ठीक, नहीं काम आए तो बाद में डिलीट कर देना। ठीक है, ऊपर की तरफ 16,000 16,075 125 16,200 250, बस ये सारे लेवल से ऊपर की तरफ, ये भी ज़्यादा इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी 34,000 के नीचे खुलेंगे तो मैंने पहला लेवल 33,800 लिया है, 33,675 33,600 ये तीन छोटे लेवल हो गए, 33,525 33,300 तीन मीडियम, दो मीडियम लेवल हैं, 33,125 33,000 और 32,875 ये बड़े लेवल्स के तौर पर बैंक निफ्टी में रखने हैं आपको नज़र में। 33,900 34,000 दो छोटे ऊपर की लेवल है, 34,150 34,275 मीडियम लेवल है, और 34,350 से लेकर 34,475 ये ऊपर के सारे लेवल्स हैं बैंक निफ्टी पे। सो बेसिकली 34,000 के नीचे खुलकर आप ट्रेड करेंगे तो पहला 33,800 से गिना है, और इसीलिए 33,900 को मैंने ऊपरी लेवल मानकर यहाँ से गिना है। एक चीज़ जो कहना चाहता हूँ, और एक बार मैं चाहता हूँ कि वो स्लाइड आप फिर से लेके आएँ जो इन्फ्लेशन वाली जो आपने शुरुआत में देखी है, वो इसलिए क्यों, जब मैं लेवल्स दे रहा हूँ तो एक चीज़ मान के चलिए, जितना ग्लोबल मार्केट्स गिर रहे हैं हम उसके मुकाबले में कम गिरेंगे, ये चीज़ मान के चलिए। और हम इसलिए कम गिरेंगे, उसकी वजह यह है कि हम इन्फ्लेशन को लेकर हम ज़्यादा बेहतर पोजीशन है किसी भी और दुनिया के बाजार के मुकाबले में। अगर अमेरिका में 8.5% इन्फ्लेशन ब्याज दरें 1% में, यूके में 9% इन्फ्लेशन ब्याज दरें 1% में, हम 7.8% और 4%, मुश्किल से हमारा खाली 3% का फर्क है। तो हम बहुत बेहतर, हम इन्फ्लेशन को बहुत बेहतर मैनेज कर रहे हैं। और ये 3% का भी फर्क इसलिए है, वो इन्फ्लेशन है जो आपके हाथ में नहीं है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। आप देखिए हमारे स्टील पे एक्सपोर्ट ड्यूटी पहले से बढ़ गई, कई सारे प्रोडक्ट्स पे इम्पोर्ट ड्यूटी हमने कम कर दी, कई सारे प्रोडक्ट्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, कई सारे के प्रोडक्ट्स से हम एक्सपोर्ट कोटा वगैरह कम कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ सरकार और RBI दोनों ज़्यादा प्रोएक्टिव है। कई बार आप लगता है पिंच करती है महंगाई, नेचुरली आपका मेरा हमेशा सबका बिल बढ़ गया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, महंगाई है हमारे यहाँ है। लेकिन आपको कई बार उस पर्सपेक्टिव में देखना होता है कि दुनिया भर में क्या चल रहा है, अपने यहाँ क्या चल रहा है। तो अगर आप दुनिया भर के लिहाज से देखेंगे तो आप सबसे बेहतर हैं। दूसरी चीज, हमारे यहाँ अभी भी इस महंगाई पर भी ग्रोथ है और सबसे बेहतर ग्रोथ है। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी महंगाई, इतनी ब्याज दरों के बावजूद हम ग्रोथ पे हैं अभी भी। सो मेरे ख्याल से इंडिया बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं है दूसरे मार्केट में। लेकिन क्या हम नहीं गिरेंगे? गिरना तो पड़ेगा भाई, बिल्कुल गिरना तो पड़ेगा। अब नैस्डैक अगर 25% गिर जाता है तो हम 10% भी ना गिरें, इतना तो साथ दो।
ये तो होगा। हाँ, सो मतलब ग्लोबल मार्केट्स का मतलब एफआईएस का पैसा भी आता जाता है, ग्लोबल मार्केट्स को रोज देखना भी है, और ये सोचें कि ना करें, वो नहीं हो सकता। गिरना तो पड़ेगा लेकिन हम कम गिरेंगे, बढ़ना होगा तब हम बेहतर रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो हमारी आउट परफॉर्मेंस का हिंदी शब्द है कि ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में बेहतर करने की क्षमता जो हमारी है वो रहेगी, ये मान के चलिए। तो मतलब सावधान रहना है, ऐसा मतलब निराश होके सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गया, वो वाली फीलिंग मतलब ये तो होगा, एडजस्ट होगा ही। इसलिए आपने सर आज के जो एफएनओ संकेत हैं वो थोड़े न्यूट्रल रखे हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। थर्सडे को हमने देखा पीसीआर थर्सडे के बाद सीधा 40-50 पॉइंट बढ़कर आया 1.28 का, और फ्राइडे के एक ही दिन में वापस ये हल्का हो गया एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन। तो आज का अगर गैप डाउन हो गया तो फिर क्या होगा? आज के गैप डाउन पे आप ओवरसोल्ड हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब ओवरसोल्ड होने का मतलब दीप जरूरी नहीं कि आज का आज ही लोअर लेवल से रिकवरी आ जाए, हो सकता है एक आध दिन लग सकता है, वो आपको वो डिसाइड करना है। मैं फिर अपना दूसरा वाला फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला तो अपने पता ही है, इंसान हो या निफ्टी अंत में जाना ऊपर ही है। दूसरा फॉर्मूला याद कर लीजिए, आज के दिन बहुत काम आएगा। लॉन्ग टर्म सोच के पैसा लगाएंगे, शॉर्ट टर्म में बन जाएगा। बिल्कुल। शॉर्ट टर्म सोच के पैसा लगाएंगे, बनेगा नहीं बनेगा गारंटी नहीं है, नुकसान भी हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट आपका लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। तो इसलिए जितना पैसा आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच के लगा सकते हैं वही लगाइए, हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म पे पैसा बन जाए, और वो मौका आज से लेकर अगले 2 दिनों तक बाजार में, 3 दिनों तक, आपको गुरुवार तक मिलेगा। अब से लेकर गुरुवार तक वो इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं वो एक बार चांस लेंगे। ओवरसोल्ड मार्केट कहीं न कहीं होगा, वो ओवरसोल्ड आप 15,800 पे हो जाते हैं, 15,700 पे होते हैं, 15,550 पे, यही तो डिसाइड करना है। एग्जैक्टली, लेवल ही तो डिसाइड करना है। ये तो डिसाइड कर लिया कि ओवरसोल्ड होंगे, हम खरीदेंगे, करेक्ट। सो लेना भी है, और वहां से आपको 300-400 पॉइंट की एक रिकवरी अगर शार्प मिल जाती है अगले 2-4-5 सेशन में, तो आप सही लेवल पर एंटर होगे तो आपका एक बार पैसा बन सकता है। जो डेटा की आपने बात की, चूंकि आज वैसे सारे संकेत नेगेटिव ही हैं, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव ग्लोबल मार्केट्स के बाद है दीप, वो है एफआईएस का डेटा जी। 4,000 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली बढ़ी है, 1,725 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली, 3,500 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं। तो आप सोचो 7,500 करोड़ की, सॉरी 6,500 करोड़, 4 और 3 7, हाँ 7,500, $1 बिलियन के स्टॉक्स बेच गए शुक्रवार को। बिल्कुल। तो अमेरिकी बाजार, मतलब बाहर के इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि आने वाला है जो अमेरिका का मामला। और सरप्राइजिंग देखिए, डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक पे ऊपर थे शुक्रवार को 3:30 बजे 50 पॉइंट, बिल्कुल। और डाउ भी मुश्किल से 40-50 पॉइंट नीचे था, ज्यादा नीचे नहीं था। कोई सपने में सोच नहीं सकता था कि 880 पॉइंट गिर जाएगा, करेक्ट। तो ये गिरावट जो हुई वो सब नींद में थे सब किसी ने नहीं सोचा, हमने भी नहीं सोचा कि इतना ज्यादा गिर सकते हैं। सिंपल है, ये पता है कि 31,200 आपका सपोर्ट रेंज है, घूम फिर के वहां आएगा, ऐसे एकदम से आ जाएगा ऐसा थोड़ी होता है। वही सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी वहीं खुले वहीं बंद हो जाए। सो आई थिंक ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो गया आज के लिए, तो मुझे लगता है एक ये। दूसरा जो आप डेटा की बात कर रहे थे, एफएनओ के डेटा, एफएनओ के डेटा में दीप 16,000 मेक और ब्रेक लेवल हो गया आपके लिए। 16,000 के पुट पर 37 लाख शेयर हैं, और आप 16,000 के नीचे खुल रहे हैं। तो 16,000 के नीचे खुलने के बाद 16,000 से लेकर 16,300 तक के पुट राइटर्स जो हैं करीबन 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ शेयर हैं जो आपके लिए रिस्क पर आ जाएंगे। तो और सीरीज का दूसरा ही दिन है वीकली, तो अब आपके लिए 16,000 के ऊपर निकलकर ट्रेड करने पर ही आप ये मानकर चलिए कि आप वहां से 1 पॉइंट मजबूत है 16,001 पर। 16,000 के नीचे तब तक आप कमजोर है, भले आप नीचे खुल के वापस रिकवर हो भी जाए, ठीक है। 15,800 आखिरी अगला सपोर्ट है, 31 लाख शेयर वहां पर हल्का फुल्का सपोर्ट है। तो ब्रॉडली हो सकता है आप 15,700 15,800 की रेंज में सपोर्ट ले लें, 16,000 16,075 की रेंज में रुकावट देखें। ये गैप से होने के बाद ये आपके लिए वायदा कारोबार के लिहाज से हो सकता है। बैंक निफ्टी का तो कोई माई बाप ही नहीं है यहाँ पर, न तो लेवल्स है न कुछ है। तो आप सीधा मतलब 34,000 के नीचे खुलेंगे, और कोई बड़ी पोजीशन है नहीं। 10-10 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कोई काम की नहीं। आगे लेवल्स में आपको बता ही दूंगा, बड़े सपोर्ट जोन जो दिए उसी पर आपको फोकस करना है। एक छोटा सवाल, क्योंकि बाजार ऑलरेडी हल्के और ओवरसोल्ड है, बट बड़ा गैप डाउन दिख रहा है, उसके बाद और स्पेस रहेगा गिरने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड रहेगा। हाँ, ओवरसोल्ड अच्छा नहीं लग रहा है, रहेगा। वो एक सवाल रहेगा। क्यों रहेगा वो बता दूं। पहली चीज तो ओवरसोल्ड नहीं है,
अच्छा, हल्के हैं, ओवरसोल्ड कहाँ दीप, ओवरसोल्ड तो है ना, बैंक निफ्टी 0.5 पे आए पुट कॉल पे, तब ओवरसोल्ड है, अभी भी 0.69 पर है। तो गैप से खुलने के बाद थोड़ा और जब पोजीशन हल्की होगी तब ओवरसोल्ड होंगे। पहला निफ्टी 0.88 है, 0.65 0.67 के आसपास जब नीचे आए तब आपके ओवरसोल्ड होंगे। सो ओवरसोल्ड तो आज दिन के दौरान होंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, आप 100-200 पॉइंट के लेवल नीचे खुलते हैं तो आपका मार्क टू मार्केट लॉस की वजह से, स्टॉप लॉस और मार्जिन कॉल की वजह से ट्रिगर नहीं होता। लेकिन जब आप 300-400 पॉइंट नीचे खुलते हैं हो जाता है, तो आपका ट्रिगर होता है। सबसे बड़ी बात यह कि किसी बड़े अहम लेवल के नीचे खुलते हैं जो कि 16,000 है, साइकोलॉजिकल लेवल है, उस लेवल की अलग अहमियत है। तो आप जब उसके नीचे खुलेंगे तो फिर आपके लिए तो जहां आप खुलेंगे वहां से एक बार हल्का फुल्का आपको गिरना ही है। क्योंकि आज एक चीज बताइए, खरीदने की जल्दबाजी किसको है, मुझे ये बताओ, किसको लेना है? एक बताओ कौन, क्या एफआईज है? नहीं, ठीक है। डाउ फ्यूचर देख के आप लेना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छे ऐसे लेवल पे आ गए जहां से आपको लगता है नहीं गिरेगा? नहीं, जल्दबाजी नहीं है, करेक्ट। इसीलिए मतलब कोई आपके पास कारण होना चाहिए कि मैं खुलते मतलब कूद के ले ही लूंगा, बस वापस कल ये लेवल नहीं मिलेगा। ये फीलिंग किसके है? किसी की नहीं है ना। इसीलिए आप जहां खुलेंगे वहां से फिर क्या होगा, जिनके पास मार्क टू मार्केट लॉसेस की नहीं है ताकत, वो बेचेंगे थोड़ा और नीचे। जहां खुलेंगे वहां से थोड़ा नीचे आना ही है। हाँ, ये क्लियर है। अंडरस्टूड। बताएं फिर मौजूदा पोजीशंस क्या करना है? और एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 24 से 21% होगी, आज हो जाएगी 17%, जहां से आप वापस रिकवर हुए थे। तो कुछ कुछ डेटा आपके आज की गिरावट के बाद जो बनेंगे, देख के पूछा, हाँ, कुछ डेटा बनेंगे जहां आपको खरीदने का फॉर्मूला वही रखना है दीप, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, शॉर्ट टर्म में पैसा बनेगा, शॉर्ट टर्म सोच के लेना। तो आपका एफआईएस इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 15-17% आ गया, पुट कॉल रेशियो आपका ओवर सोल्ड के नजदीक आ गया, 15,700 15,800 के आ गए। वहां एक चांस लेंगे जो अब आपकी स्ट्रेटेजी में आने वाला है। उससे पहले बता दूं, स्टॉप लॉस आपका इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे 15,700 का रखें। जिनको छोटा रखना है 15,775 क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डीप रखिए 15,700 का इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। बैंक निफ्टी का 33,000 होगा इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। 25-50 पॉइंट 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से देख लीजिए। निफ्टी में 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब आइए शॉर्ट साइड पे, इंट्राडे ट्रेडर 16,000 का रखे। एक बार 16,000 के ऊपर आ जाए तो आपकी शॉर्ट में जितने पैसे बने वो बचा लें जी, करेक्ट। बने हुए तो क्यों छोड़ना, एग्जैक्टली। नहीं तो फिर आप 16,200 का रखिए, जहां आप बंद हुए शुक्रवार को, वो आपका स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी 34,350 शुक्रवार का लो है, वो इंट्राडे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और क्लोजिंग 34,500 के ऊपर हुई थी तो पॉजिटिव क्लोजिंग हो जाए गैप से खुलने के बाद तो आपको शॉर्ट काट लेनी, ये क्लोजिंग बेसिस पर। ये है आपके लिए। ठीक है, तो ये तो रहे आपके लिए मौजूदा पोजीशंस और किस हिसाब से आपको रखना है स्टॉप लॉसेस। संभाल के करिएगा पोजीशन, और ट्रिगर हो रहे हैं तो जैसा अनिल जी ने कहा होने दीजिए, लेवल्स रिस्पेक्ट करने हैं। नई पोजीशंस, ये इंटरेस्टिंग है सर। निफ्टी बेचना है, अभी 16,075 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 15,975 15,900 इसके आसपास खुलने की तैयारी, 900 के आसपास की। उसके बाद वहां से थोड़ा और नीचे जा सकते हैं, या अगर 15,900 के आसपास खुल के आप 16,000 आ जाए तो थैंक यू कर दीजिए, वहां पे दे दीजिए एक बार। ठीक है, 15,850 810 785 735 ये लेवल विजिबल है, इसके आगे के काम के नहीं है, खाली ऐसे लिखे फॉर्मेलिटी के लिए। 675 625 के आसपास के, इनकेस कभी पैनिक में आपको चाहिए तो नोट करके रखने के लिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स आप हैं तो 15,735 से 15,810 ये रेंज है जहां पर आपको खरीदना है, और 100% खरीदना है दीप। आज एक चांस लेना चाहिए। ठीक है भाई, आप है ना 16,500 16,700 16,800 पे खरीद के नुकसान कर सकते हो, तो यहाँ भी करो ना, करो, क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, हाँ? ऊपर में कर सकते हो, नीचे में करने को तैयार नहीं, ये तो गलत बात है ना। सही बात है। हाँ, तो इस लेवल पे आए तो एक चांस लीजिए। ठीक है, स्टॉप लॉस है ना आपके पास 15,700 का, ट्रिगर हो जाए तो छोड़ दीजिए। कितना जाएगा? 125 पॉइंट, करेक्ट। इतना चांस तो लीजिए ना लाइफ में, नहीं तो फिर क्या मतलब, क्या है फिर मार्केट में आने का क्या है। तो इस रेंज में लीजिए। अब आपके सवाल का जवाब आ गया कि कहाँ लेना चाहिए, तो आज की गिरावट के बाद अगर इस रेंज में आए तो एक चांस लीजिए खरीदने का। 15,700 का स्टॉप लॉस होगा, 15,850 900 दो छोटे टारगेट, 975 16,000 मीडियम टारगेट, 16,075 16,125 वगैरह के आगे के टारगेट होते हैं, उतने के लिए काफी है खरीदने के लिए। ठीक है, निफ्टी में क्लियर कट है। अब आपको जवाब मिल गया आगे सर। हाँ। बैंक निफ्टी बेचना है, 34,350 का स्टॉप लॉस से बाद में खींच के नीचे थोड़ा 34,000 के आसपास लाएंगे। 33,900 33,800 दो छोटे लेवल है, शायद इसके आसपास कहीं खुले हम। 33,675 33,600 33,525 ये दूसरी रेंज है, 33,675 से 33,525 की। यहाँ तक आना तो दिख रहा है, इसके नीचे का पता नहीं, आज आते हैं या थोड़ा इंतजार करते हैं। 33,000 33,125 और 33,000 ये विजिबल लेवल्स है। 32,875 ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए दिया है। ठीक है, बेसिकली हम 33,000 से घूमे हैं वापस 13 मई को। 33,000 का आपका लो था, 33,001 निफ्टी का जी।
और क्लोजिंग बेसिस पे 33,121 लो था। निफ्टी में आपका लो था 15,735 का और क्लोजिंग थी 782, वहां से आप घूमे। सो इन दो लेवल्स पे आपको नजर रखनी, ये खरीदना है। बैंक निफ्टी में भी एक चांस लीजिए। एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो आराम से पैसिव इन्वेस्टर्स हैं, जो इंतजार करते हैं, उनको 32,500 की रेंज में बैंक निफ्टी खरीदना ही खरीदना है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर जब भी आए इस हफ्ते में पैसिव के लेना ही है। हाँ, वहाँ इंतजार करें कि कौन सा बढ़िया लेवल जहाँ मुझे डाल ही देना है बैंक निफ्टी में, क्योंकि मैं बैंकिंग शेयरों पे पॉजिटिव हमेशा रहा हूँ। करेक्ट। बैंक शेयर, ऑटो बढ़ेंगे तो वापस ये बढ़ने में आगे रहेंगे, तो वहाँ पर वो लेवल। अब इन सारी चीज़ों के बीच में एक पॉजिटिव चीज़ कहना चाहता हूँ, जो मैं भूल गया शुरुआत में कहनी चाहिए थी मुझे। ग्लोबल मार्केट में टाइम कम है, लेकिन फिर भी कहना जरूरी है। ठीक है, और एक वो भी रह गया, बैंक निफ्टी बाय कॉल भी रह गई है। बैंक निफ्टी बाय कॉल रह गया? अरे अच्छा, ओके, पहले बाय कॉल बता दूं। 33,300 की रेंज में अगर बैंक निफ्टी आता है तो वहां पे आपको खरीदना है। 32,800 का स्टॉप लॉस होगा। 33,525, 33,600, 675 तीन छोटे टारगेट, 800, 900, 34,000 बड़े टारगेट। इस रेंज में आए तो जरूर एक चांस लीजिए। अगर 33,525, 33,675 की रेंज में ही अगर बैंक निफ्टी रुक गया तो वहां सोचेंगे देखेंगे, बट अदरवाइज 33,300, 33,000 और 33,300 की रेंज में तो पक्का लेना है। ओके। एक चीज जो कहना चाहता था मैं, वो है ये कि अगर महंगाई बहुत बढ़ रही है और महंगाई का प्रॉब्लम सबको समझ में आ रहा है, इसमें एक बहुत बड़ी सिल्वर लाइनिंग मार्केट के लिए हो सकती है, जो मार्केट को घुमाएगी निचले स्तरों से, जो तेजी लाएगी, जो आज कोई बात नहीं कर रहा है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते 2 हफ्तों में इस चीज़ पे बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। और वो ये कि फिर अब यूके, यूएस, यूरोप सारे देशों को समझ में आ जाएगा कि युद्ध सिर्फ रशिया और यूक्रेन ही अफोर्ड नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। क्योंकि एक बड़ा कारण महंगाई का ये युद्ध है, और उसकी वजह से जो कच्चे तेल के दाम 120-125 डॉलर के ऊपर बने हुए हैं, जिसका मजा सारा गल्फ कंट्रीज ले रहे हैं, ठीक है, ये अब अगले हफ्ते 2 हफ्ते में ट्रिगर करेगा। सब बैठ के बात करेंगे, समझ में आएंगे, इनको चुप करो, रोकाओ, बंद करवाओ, नहीं तो ये सबको बर्बाद करेंगे। इसमें इस एनर्जी प्राइसेस में, इस इन्फ्लेशन में यूरोप के कई सारे देश दिवालिया हो सकते हैं। ये चीज अब यूरोप को समझ में आ जाएगी। छोटे वाले देश, छोटे देश कई सारे दिवालिया हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये कांड श्रीलंका में ही हो सकता है, यूरोप में भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये इन्फ्लेशन के डेटा पर एक बड़ी सिल्वर लाइनिंग है कि एक बड़ी इवेंट जिसकी वजह से ये सारे कमोडिटीज के दाम इतने तेजी से बढ़े हैं, ये खत्म होने की कगार पर हफ्ते 2 हफ्ते में अगर इस तरह की कोई बड़ी खबर आ जाए, मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है आएगी। क्योंकि देखो है ना, अल्टीमेटली है ना, कुछ चीजों का सोल्यूशन है ना, ईगो, जब ईगो बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर जो फाइनेंशियली कमजोर है ना, वही झुकता है। करेक्ट है ना। बड़ा आदमी वही जिसके पास ज्यादा पैसे, या बड़ा आदमी वही जो ज्यादा झेल सकता है। सो अब तक लग रहा था कि रशिया यूक्रेन का ही मामला है, अब ये रशिया यूक्रेन नहीं, ये प्रॉब्लम सबको आ रही है। और जब सबको आएगी तो कोई न कोई तो कहेगा कि भाई छोड़ो यार, खत्म करो। करेक्ट। सो आई थिंक अगले हफ्ते 2 हफ्तों में इसका क्लाइमेक्स हो जाना चाहिए, और वहां से फिर हम हल्के होके जो तेजी करेंगे, फिर मजा आएगा। यस, तो तैयार रहिए उसके लिए। ठीक है सर, तो चलिए, ये आज के लिए आपकी पूरी स्ट्रैटेजी। डेल्टा कॉप बैन में था, बैन में बना हुआ है, और कोई बदलाव है नहीं। आइए, और कौन से स्टॉक्स है नजर में, ये जान लेते हैं। ट्रिगर्स, खबरें और ब्रोकरेजेस। वरुण, अरमान, आशीष हैं तैयार। वरुण, मॉर्निंग बताएं आज की ट्रिगर्स और खबरें कौन से। गुड मॉर्निंग दीप। तो हम लगातार इन्फ्लेशन की बात करें तो आज हमारा मई का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है इंडिया का, तो जाहिर सी बात है सभी की नजर यहाँ पे होगी, और एलआईसी यहाँ पे नजर रखेगा। कितना है? 7.79% आया। और एलआईसी का जो एंकर इन्वेस्टर है, वो एंकर इन्वेस्टर बुक है, वो लॉक इन जो है वो आज खत्म होने वाला है, तो इसका इंपैक्ट आपको एलआईसी पे भी देखने मिलेगा। इनफैक्ट एलआईसी के लिए और एक खबर भी आई है कि इसकी जो अपडेटेड एम्बेडेड वैल्यू है वो जून के अंत तक आ जाएगी। निवेशकों को इससे काफ़ी बेहतर वैल्यू दिखने मिल सकती है, और नई एम्बेडेड वैल्यू जो है उसके आने के बाद शेयर में जो स्थिरता लौटेगी, इस तरह की खबरें हैं। साथ ही साथ दीपम सेक्रेटरी का ये भी कहना है कि एलआईसी के शेयर प्राइस जो है उसको लेकर इन्हें कंसर्न है, और इसके बिजनेस मॉडल को समझने में थोड़ा समय लग रहा है। एलआईसी के निवेशकों को नुकसान नहीं होने देंगे, इस तरह के बयान जो है दीपम सेक्रेटरी की तरफ से आए हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज इसके लिए भी रडार पे रहना चाहिए, क्योंकि IRDAI की तरफ से ये खबर आई है कि जीवन बीमा कंपनी जो है वो अब ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर पाएगी। इनको बिना कंपनियों को मंजूरी मिली है कि बिना प्रोडक्ट लॉन्च जो है, बेसिकली जो प्रोडक्ट लॉन्च है उनमें इनको आसानी के लिए कहीं ना कहीं अप्रूवल दिया गया है। गुलशन पॉली और बाकी शुगर कंपनीज जो है वहाँ पर नजर रखेगा, क्योंकि OMCs ने 6 महीने के लिए इनको रिलीफ, जो एक रिलीफ स्कीम जो है उसका ऐलान किया है। लागत में जो लगातार खर्च बढ़ रहा है उसके चलते इथनॉल उत्पादकों को इस तक की रिलीफ दी गई है।
1 जून 2022 से 30 नवंबर के बीच में इथेनॉल सप्लाई जो है उस पर राहत दी गई है। केन जूस सिरप बेस इथेनॉल पर करीब 1606 किलोलीटर, बी हैवी, सी हैवी इस तरह के जो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट है, और साथ ही साथ फूड ग्रेन्स वाले इथेनॉल जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं राहत जो है इनको दी गई है। आरबीएल बैंक पे नजर रखेगा क्योंकि आर सुब्रमण्यम जो है उनको एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। 40 साल का एक्सपीरियंस है, जाहिर सी बात है। इसके पहले आईओबी में एमडी एंड सीईओ जो है वो रह चुके हैं। हिंदुस्तान जिंक, इस कंपनी के लिए खबर आई है। दीपम सेक्रेटरी ने बेसिकली कहा है कि हिंदुस्तान जिंक में करीब 29% के आसपास का जो हिस्सा है वो ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचे जाएंगे और कई चरणों में जो है ओएफएस के जरिए यहाँ पे हिस्सा बेचा जाएगा। आईडीबीआई बैंक के लिए खबर है और वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर है कि जुलाई में आईडीबीआई बैंक जो है उसके विनिवेश के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मंगवाया जा सकता है। अमेरिका में रोड शो किए गए हैं, भारत में भी जल्द रोड शो जो है वो सरकार जो है कर सकती है। और स्ट्राइड फार्मा, यहाँ पे आप नजर रखिएगा क्योंकि इस कंपनी ने यूएस में इनका एक प्रोडक्ट था, बेसिकली ब्लड प्रेशर के इस्तेमाल में दवा का इस्तेमाल होता था, उसके करीब 6 लाख बॉटल्स है उनको रिकॉल ये कर रहे हैं। बेसिकली वहाँ के जो स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग नॉर्म्स है उसका उल्लंघन हुआ है, उसके चलते इनको उसको रिकॉल करना पड़ रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें। अरमान, मॉर्निंग बताएं आप कौन सी खबरें लेकर आए हैं? खबरों के साथ साथ एक नतीजे भी हैं। ई मुद्रा का नतीजा, जो नतीजा है वो फ्लैटिश आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 0.2% बढ़कर आती हुई दिखी है। वो मुनाफा देखेंगे, मुनाफा भी लगभग 3% बढ़कर आता हुआ दिखा है। कोल इंडिया पर ध्यान रखिएगा, जिसमें अब बाहर से जो कोयला मंगवाने के लिए टेंडर हैं वो जारी कर दिए गए हैं और अब 6 मिलियन टन कोयला जो है वो मंगवाया जाएगा और ये जुलाई 2022 से लेकर जून 2023 तक ये जो ऑर्डर प्लेसमेंट है उसकी अवधि रहेगी। दीपक नाइट्राइट, जो जांच के बाद जो गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने प्लांट बंद करने के आदेश दिए हैं, उसी के साथ साथ उन्होंने 1 करोड़ का एक अंतरिम पर्यावरण हर्जाना भी उनको लगाया है। उस पर कंपनी ने सफाई देते हुए कहा है कि कंप्लायंस रिपोर्ट जल्द दे दी जाएगी और इस जांच पूरी होने के बाद प्लांट वापस से शुरू करने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। एबन ऑफशोर, जिसमें एडनोक को लगभग उन्होंने 218 करोड़ में जैकब रिग ड्रिल बेच दिया गया है। कुछ बल्ड डील्स है मेरे पास, जिसमें आईएफएल फाइनेंस है, जिसमें ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ने लगभग 4.22% हिस्सेदारी बेची है और नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड ने लगभग 44.74 लाख शेयर्स खरीदे हैं। उसी के साथ साथ मैक्स लाइफ कंपनी ने भी लगभग 24.6 लाख शेयर्स खरीदे हैं। उसी के साथ साथ अनरेगुलेटेड एल्गो ट्रेडिंग पर सेबी की लोगों को नसीहत आती हुई दिखी है। उन्होंने कहा है कि अनरेगुलेटेड एल्गो ट्रेडिंग से सभी को दूर रहना चाहिए। और जो अप्रैल का आईआईपी का डेटा आया है, जो अप्रैल आईआईपी डेटा है वो 1.9% से बढ़कर 7.1% पर आता हुआ दिखा है मंथ ऑन मंथ। उसमें की हाइलाइट्स में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रोथ है वो 6.1% से बढ़कर 11.8% पर आती हुई दिखी है और अंत में अगर कैपिटल गुड्स ग्रोथ देखेंगे तो वो 0.7% से बढ़कर 14.7% पर आती हुई दिखी है। तो ये है आपके लिए कुछ डेटा और ऑफ कोर्स इकोनॉमी पेपर पर भी हमारी पूरी नजर बनी हुई है। आइए ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं ये भी जान लेते हैं एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो बताएं आज की बड़ी रिपोर्ट्स कौन सी है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए आरबीएल बैंक यहाँ पर नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति के बाद भी अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस का भरोसा बढ़ा नहीं है, इनफैक्ट कम हुआ है क्योंकि सीएलए से देखें तो इन्होंने रेटिंग को जो है डाउनग्रेड कर दिया है। पहले खरीदारी की राय देते थे, अभी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे और 114 के आसपास की जो है स्टॉक की क्लोजिंग है। हालांकि लक्ष्य इनका 130 रुपए का है। ये कह रहे कि नई नियुक्ति के बाद भी देखें तो ढेर सारे सवाल हैं जिनको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर बेरिश है और रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है। एशियन पेंट्स यहाँ पर मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य 3650 से घटाकर 3500 कर दिया है। लेकिन करंट मार्केट प्राइस से अगर आप देखें तो अभी भी काफी ऊंचा लक्ष्य है क्योंकि 2709 रुपए की क्लोजिंग है और ये कह रहे हैं कि इनका चैनल चेक हुआ है, डीलर के हिसाब से देखें तो इन्होंने देखा है कि करीब 3 से 5 रुपए प्रति लीटर जो है वाटर बेस्ड इंटीरियर पेंट्स में कीमतें बढ़ी हैं और एक्सटीरियर एमल्शन में देखें तो 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है और मान रहे कि आगे भी जाकर जो है कीमतें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। इसके चलते आउट परफॉर्म की रेटिंग को इन्होंने बरकरार रखा है। मारुति यहाँ पर देखिए यूबीएस की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 7,935 की क्लोजिंग है, 10,000 पूरे का राउंड फिगर ये लक्ष्य दे रहे हैं और ये मान रहे कि 30 जून को जो है ब्रेजा की एक एसयूवी लॉन्च होगी जिसको लेकर ये काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। सन फार्मा यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 846 की क्लोजिंग है, 1032 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 7,225 से घटाकर 6,550 कर दिया है, 5,511 की क्लोजिंग है। टाइटन पर देखें तो मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 100 रुपए से घटाकर 3,000 कर दिया है और जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर नोमेरा रिड्यूस की रेटिंग दे रहे 573 की क्लोजिंग है, 500 रुपए का लक्ष्य दिया है। तो ये
है आपके लिए कुछ टॉप रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष आपके पास? दीपांशु, और भी ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। नेस्ले पर देखिए, मैक्वारी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य जो है 18,900 से घटाकर 18,000 कर दिया है। HCL टेक पर न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 1100 रुपए का लक्ष्य दिया है, 1015 की क्लोजिंग है। कैंपस एक्टिव यहाँ पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से न्यूट्रल की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की 355 रुपए के लक्ष्य के लिए। हालांकि 325 के करीब ही स्टॉक चल रहा है, लेकिन मान रहे कि ग्रोथ आगे जाकर काफी बढ़िया देखने को मिल सकती है और इंडस्ट्री टेलविंड्स का भी सहारा देखने को मिलेगा। नायका यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका जो है न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, 1885 रुपए के लक्ष्य के लिए, 1446 की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नियर टर्म में देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म की जो स्टोरी है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है। जोमैटो HSBC की तरफ से रिपोर्ट आई है, 70 के करीब ये स्टॉक आ गया। अब खरीदारी किराए को बरकरार रखे 85 रुपए के लक्ष्य के लिए। लेकिन इनका जो ग्रोसरी कारोबार है इसमें काफी ज्यादा कैश बर्न होगा। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, ये बढ़िया रिपोर्ट है, ये सिटी की तरफ से, जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया है। 2109 की क्लोजिंग है, 2440 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं और मान रहे कि आगे रेवेन्यू अर्निंग्स में काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अंत में मेडप्लस हेल्थ, यहाँ पर क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहां पर न्यूट्रल की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है 775 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है सारी रिपोर्ट्स जहां पर आज आपको रखना है फोकस। अच्छी रिपोर्ट्स को ही नहीं, JSW स्टील पे जरूर 500 रुपए का टारगेट है, 575 का प्राइस है, तो रिड्यूस की रेटिंग यहां पर आती हुई दिख रही है। तो देखते हैं, मेटल शेयरों में मामला वैसे भी ढीला है और देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। आइए, आज है हफ्ते की शुरुआत, पहला दिन है, सोमवार है, सबको पता है, लेकिन वक्त आज पिक ऑफ द वीक का है, पिक ऑफ द डे का नहीं, तो बिल्कुल पिक ऑफ द वीक का। सुप्रभात। मुझे तो लगा आज 2-4 लोग छुट्टी ले लेंगे मार्केट को देखते हुए, लेकिन आप सबके सब आ गए, थैंक यू वेरी मच, स्वागत है आप सबका। बंसल जी शुरुआत करें, शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। देखिए अनिल जी, मेरा तो छुट्टी लेने का अनिल जी विचार ही नहीं उठता, मतलब कि कुछ सीन ही नहीं अनिल जी। क्यों? हम लोगों ने अनिल जी बड़ी वाली पार्टी ली है अनिल जी, तो पूरे चार्ज अप रहे अनिल जी हम तो। अरे वाह, आपका अनिल जी अवार्ड मिलने का सिलसिला यूं ही अनिल जी चलता रहे। अब तो अनिल जी नेक्स्ट डेस्टिनेशन मुझे लगता है इंटरनेशनल अवार्ड होगा अनिल जी। अब जाके बंसल जी ने दिल से मतलब है ना विशेष किया है, अब उनको भरोसा हो गया कि पार्टी मिल रही है, अब प्रॉपर तरीके से विश करो। और इसीलिए देखो अब निकल के आया कि विदेश में मिले, आज तक नहीं आया कभी कि विदेश में मिले। ठीक है बंसल जी, विदेश में भी आपको पार्टी दी जाएगी, अवार्ड मिलने तो दे। सुप्रभात, स्वागत है, बताएं सर, पिक ऑफ द डे, पिक ऑफ द वीक, सॉरी पिक। अनिल जी देखिए, मैं दो पिक ऑफ द वीक लेके आया हूँ, घबराहट वाली कोई बात नहीं है। देखिए अनिल जी, पहला तो स्टॉक एबट इंडिया है, जिसको पहले भी रिकमेंड किया था, शुक्रवार को भी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, टेक्निकल पैटर्न अच्छा है और मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 17,550 17,550 का स्टॉप लॉस है, 19,450 19,450 के लक्ष्य हैं। इनफैक्ट ये स्टॉक अनिल जी मुझे लगता है 24,000 25,000 की तरफ जाएगा। टेक्निकली मुझे लगता है ये मार्केट की वोलेटिलिटी को विथस्टैंड करेगा। और दूसरा स्टॉक भी एक निकाल के लाया हूं, वो भी FNO मार्केट से है, वो है GMR इंफ्रा। अनिल जी, जिस तरीके से हमारे बसीन साहब सदानी जी को पूरे होटल बुक लगते हैं, तो अनिल जी होटल के अंदर आदमी क्या कहते हैं जाएगा, तो अनिल जी जब ठहरने जाएगा तो फ्लाइट तो लेगा ही लेगा, तो GMR का भी रोल आएगा। ये तो अनिल जी ऑन लाइटर नोट हुआ। टेक्निकली अगर आप देखें तो GMR का स्टॉक चार्ट जो है रेजिलियंस दिखा रहा है, गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। फ्राइडे के सत्र में एक बुलिश कैंडल बनी है, 36 रुपए, 1 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है, 36 रुपीज का स्टॉप लॉस है, 39.25 का टारगेट है। और ये दो पिक ऑफ द वीक अनिल जी मैं निकाल के लाया हूं। बंसल जी, ये एयरपोर्ट पे भीड़ भाड़ है, फ्लाइट फुल है, ये वाले लॉजिक फंडामेंटल एक्सपर्ट के लिए रखो। बसीन साहब क्या बोलेंगे फिर, सब बसीन साहब का ही आप बोल दोगे, बसीन साहब के लिए भी तो कुछ छोड़ो। ओके, चलिए फिलहाल एबट इंडिया और GMR इंफ्रा दो खरीदारी करने की राय है आपके लिए। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द वीक। सिंघवी जी सुप्रभात, और दीपांशु आपको भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सवाल है सिंघवी जी आपसे ये है, अब रविवार को कहाँ थे अनिल जी? रविवार को कहाँ थे मतलब शनिवार को कहाँ था वो तो आपको पता है, रविवार को तो मैं यही था मुंबई में, और कहाँ जाऊंगा। अनिल जी रविवार को कोई अवार्ड नहीं मिला आपको अनिल जी? अच्छा अवार्ड, एक तो सबसे पहली बात आपने सिंघवी जी देखे बहुत लोगों को उनको राहत दी है, जो बहुत लोग कहते हैं कि वो एक सेंटेंस में 5 बार अनिल जी अनिल जी अनिल जी निकलता है, वो कम्युनिकेशन क्या पता, क्योंकि दिल्ली और बीच में जो लैग होता है टाइम का, लोगों को लगता है बार बार अनिल जी बोल रहे हैं, तो आपने सिंघवी जी बोल के बहुत लोगों को रिलीफ दी, उसके लिए धन्यवाद। बाकी अवार्ड है ना वो वीकडेज में मिलते हैं, संडे वनडे को नहीं मिलते कुणाल जी, तो अगले वीक का इंतजार करें जी।
जी अनिल जी देखिए, मैं हिसाब अपना पुराना निकाल के देख रहा था। आपसे 54 पार्टियां ड्यू थी अनिल जी। 54 में से एक आपने दे दी शनिवार को, अब 53 बची है अनिल जी। तो अनिल जी आपको राहत महसूस हो रही होगी? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि 53। आप मेरी लंबी उम्र की दुआ कीजिए कि अनिल जी जब तक पूरी 53 पार्टियां पूरी न करे तब तक बने रहे। बस ये दुआ की रहूंगा तो देते रहूंगा, बिल्कुल 100%। धन्यवाद सर। बाकी पार्टियां भी ड्यू रही, बिल्कुल पक्का करेंगे। आपसे तो बहुत पार्टियां लेनी है। बिल्कुल 100%। फिलहाल दीजिए आप पिक ऑफ द वीक। अनिल जी वीक है ये बाजार, और अनिल जी पिक ऑफ द वीक है। अनिल जी आपको याद होगा लगभग 20-25 दिन पहले मैंने डॉलर पर खरीदारी की राय दी थी पिक ऑफ द वीक में, और आज मैं गोल्ड पर खरीदारी की राय दे रहा हूं पिक ऑफ द वीक में। जिस तरह का स्ट्रक्चर गोल्ड में है, हमने एक ब्रेकआउट फ्राइडे को आते हुए देखा। मुझे लगता है कि गोल्ड में आपको 53,500 54,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो गोल्ड खरीदने की राय है। एक स्टॉप लॉस रख लें 50,700 के आसपास, 50,700 ये MCX फ्यूचर्स के लेवल हैं। और पहला जो लेवल है वो मुझे लगता है कि 53,000 53,000 पहला टारगेट, और 54,000 का दूसरा टारगेट है, जिसके लिए गोल्ड पर खरीदारी की राय। वाह गजब, इंटरेस्टिंग है। और कुणाल जी इसको ऐसे ही माना जाए कि जब मार्केट का मूड माहौल बहुत खराब होता है तो टेक्निकल वाले फंडामेंटल्स की बात करते हैं, फंडामेंटल्स वाले टेक्निकल की बात करते हैं, और इक्विटी वाले दूसरे एसेट्स की बात करते हैं। उसी के साथ जोड़कर मैं देख रहा हूं। अगर आपको आपत्ति हो तो बता दीजिएगा, नहीं तो हम बढ़ रहे हैं आगे सुमित जी की तरफ से। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो अवार्ड्स के लिए। थैंक यू सर। और अनिल जी दिल्ली की तो पार्टी हो गई है, मुंबई की भी बाकी है। मुझे पता ही था ये होना ही है। ये तो फरमान आना था। आदमी एक गलती करता है, बाद में फिर बार बार करनी पड़ती है इसको। बिल्कुल ड्यू है सर। सुमित जी जल्दी करेंगे, पक्का करेंगे। बस जिस दिन आपकी सैलरी क्रेडिट हो जाए अकाउंट में, उस दिन बता दीजिएगा, उसी दिन रख लेंगे। क्या आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप खुद दे दे पार्टी, और चाहे तो आप फाइनेंस कर दे मुझे, जो कि आपको पता है वापस मिलने वाले नहीं है। दोनों में से जो ऑप्शन आपको पसंद आए बताइएगा। बताइए सर पिक ऑफ द वीक। चलिए अनिल जी ठीक है, डन। तो अनिल जी अभी पिक ऑफ द वीक के लिए जो स्टॉक है, मेरे को लग रहा है कि आज गिरावट के अंदर जो स्टॉक पे खरीदारी करनी है इस हफ्ते के लिए, वो है डाबर के अंदर 500-495 के आसपास खरीदारी करें। डाबर में लास्ट 2 दिनों से लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस, अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिला है, तो डिप स्पेस में खरीदारी करें। 490, 488, 488 ये नीचे में सपोर्ट लेवल होगा, तो इसके नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है 488 के नीचे का। और ऊपर पे जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 515 रुपए से लेके 525 रुपए तक के टारगेट डाबर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें और डिप्स में खरीदारी करें। परफेक्ट, तो डाबर में करें खरीदारी। ये राय सुमित जी की तरफ से आती दिख रही। सिमित जी सुप्रभात, बताएं आपका पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, और आपको बहुत बहुत बधाई। आपने इतने सारे अवार्ड्स आपको मिला है, देख के भी अच्छा लग रहा है, सुन के भी अच्छा लग रहा है। पार्टी हमें भी मिलना चाहिए। मैं एकदम ईस्ट में हूँ। हाँ। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप मुझे भूल जाए। जब भी दिल्ली और बॉम्बे में आपने पार्टी किया है, आपको मुझे भी याद रखना चाहिए था। मैं इसमें हूँ तो क्या है। नहीं बिल्कुल 100% आपके लिए अलग से कोलकाता में रखेंगे पार्टी। सिमी जी चिंता न करें, और अगर आप दिल्ली मुंबई आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, बिल्कुल जरूर। आपको तो हम भूल ही नहीं सकते, भूलना भी चाहें तो कुणाल जी भूलने नहीं देंगे, चिंता न करें आप। कुणाल जी उस दिन भी याद करे थे आपको कि सिमी जी को भी पार्टी में बुलाना। मैंने कहा हाँ पक्का बुलाएंगे आप, अभी तो आप एंजॉय कीजिए। बताएं सिमी जी पिक ऑफ द वीक। जी अच्छा अनिल जी, अब पिक ऑफ द वीक तो मुझे देना ही है, पर मैं बाई कॉल नहीं दे रही हूँ, मैं फॉर अ चेंज सेल कॉल ही दे रही हूँ। मार्केट बहुत खराब खुलने वाला है, और उस खराबी में एक स्टॉक है जिसमें एक बहुत बुरा फॉर्मेशन है, एकदम राउंडिंग टॉप जैसा फॉर्मेशन है। GNFC, मैं शॉर्ट करने का सलाह दे रही हूँ GNFC को। पिक ऑफ द वीक के लिए मैंने ये स्टॉक चूज किया है। 635 का स्टॉप लॉस के साथ मैंने सेल करने का सलाह मैं दे रही हूँ। 605 का पहला टारगेट, 590 का दूसरा टारगेट, 582 का तीसरा टारगेट के लिए GNFC को सेल करके चलिए। अब बहुत गैप डाउन ओपनिंग हो गया, और ये स्टॉक अगर मेरा टारगेट के आसपास खुल गया तो थोड़ा सा मतलब वेट करना चाहिए, तब तुरंत सेल नहीं करना चाहिए। पर ये स्टॉक, इसका स्ट्रक्चर खराब हो चुका है, तो मुझे ये स्टॉक में सेल कॉल देना है। परफेक्ट, तो बिकवाली की राय GNFC में 635 के स्टॉप लॉस के साथ। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द वीक।
अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी पहले तो आपको हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और पार्टी की ओरिजिनल आइडिया तो मेरी थी, उतना हाँ। तो क्रेडिट आप मुझे दीजिए। क्रेडिट क्या, डेबिट भी लीजिए आप, तो जब मिला है तब दोनों लीजिए ताकि बैलेंस शीट चली रहे। बैलेंस शीट बराबर रहनी चाहिए डेबिट और क्रेडिट के साथ में। जरूर सर, वागले साहब बिल्कुल पार्टी का क्रेडिट भी आपको और पार्टी भी आपको जरूर एक बार जल्दी से करते हैं। जी सर बताएं। अनिल जी मेरा मानना है अभी भी थोड़ा डाउनसाइड बाकी है मेटल स्पेस में, और थोड़ा डाउनसाइड है। अभी आज इतना अगर गैप से खुलेगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे लगता है हिंडाल्को में एक अभी 387-86 का बंद है, मुझे लगता है ये 370-72 तक नीचे जा सकता है। तो अगर आपको ये करंट भाव के आसपास मिलता है 390 के स्टॉप लॉस से, अभी भी मेरा सेल करने का ही व्यू होगा। 370-72 के आसपास ये वीक में हिंडाल्को आपको मिलना चाहिए। ओके 370-72 तक आ सकता है हिंडाल्को, बेच कर चले, ये राय है आपके लिए वागले साहब की तरफ से। और विश्वेश जी की भी राय जान लेते हैं इस हफ्ते के लिए। विश्वेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। पहले तो बहुत बहुत बधाई है अनिल जी, थैंक यू काफ़ी अच्छा लगता है। बेस्ट न्यूज़ चैनल एंकर बिजनेस के लिए आपको अवार्ड मिलता है। मुझे लगता है अक्रॉस द चैनल मिला के बिजनेस नॉन बिजनेस का भी अवार्ड सून आपको मिलना चाहिए अनिल जी। थैंक यू। और मेरे ख्याल से उस वक्त हम मांगे नहीं मांगे आप सबसे बड़ी पार्टी देंगे। बिल्कुल 100%। आप अवार्ड दिलवाते रहिए, पार्टी होती रहेगी। जी जी अनिल जी देखिए, पास्ट में हमारी बात हुई थी आई थिंक लास्ट वीक में, और मेरा बहुत कंसिस्टेंट व्यू था कि ग्लोबल मार्केट में वीकनेस है, और मेरा जो लॉजिक और रीजनिंग था वो बैंग ऑन प्ले हुआ है। अगर अनिल जी सबसे पहले रिस्की एसेट क्लास देखें तो बिटकॉइन ने नया लो बनाया है, 25,000 पर डॉलर आ गया है, सो दैट इज़ अ ब्रेकआउट। USD INR 78 के ऊपर है जो हमने डिस्कस किया था। DXY अनिल जी 102 के आसपास मैंने कहा था, 105 जा रहा है, 104.30 हो गया। अब अनिल जी प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ बहुत मेजर सपोर्ट है 15,700 का। तो मुझे लगता है अनिल जी जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट गिरे हैं, हमारे यहाँ शायद ये 15,700 होल्ड ना करें, बट वो तो ड्यूरिंग द वीक देखा जाएगा। आज मेरी ओर से बिकवाली की राय है अनिल जी, बेचना है कुछ IT स्टॉक्स और कुछ बैंक्स। तो मुझे लगता है माइंट्री को बेचना चाहिए। सारे IT स्टॉक्स का जो बाउंस बैक है अनिल जी वो कहीं ना कहीं बहुत ही लो वॉल्यूम और लो मोमेंटम पे था, तो मुझे लगता है वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है शॉर्ट के लिए। तो माइंट्री का 3062 का क्लोज था, मुझे लगता है 3100 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और ये वीक में मुझे लगता है 2600 एंड बिलो के टारगेट रहेंगे। और दूसरा स्टॉक जो मुझे बेचना है अनिल जी, ये बहुत ही बोल्ड कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये स्टॉक भी जैसे डाउ ने 34 तोड़ा था वैसे भी इसको 640 तोड़ना ही तोड़ना है। एक्सिस बैंक अनिल जी, मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है स्टॉक के साथ में, और ये स्टॉक के जो पैटर्न है जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है, आई एम अफ्रेड कि दिस माइट टर्न आउट टू बी दी सम सॉर्ट ऑफ बिग डिसअपॉइंटमेंट गोइंग फॉरवर्ड। 640 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। मैंने इसको 680-85 में पुट रिकमेंड किया था, उसके सारे टारगेट अचीव हो गए। अब मुझे लगता है अनिल जी ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, 630 के आसपास वो टूटेगा तो और गिरना चाहिए। तो यहाँ पे आज ये वीक के ड्यूरेशन में अगर 675 के स्टॉप लॉस से एक्सिस बैंक को बेचते हैं, पहला टारगेट मुझे लगता है 635 का होना चाहिए, और अगर 635 के लेवल जाते हैं तो मुझे लगता है 600 तक के लेवल हम एक्सिस बैंक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो ये है आपके लिए बेचने की राय एक्सिस बैंक में आती हुई और माइंट्री में आती हुई विश्वेश जी की तरफ से। आइए जैन साहब भी हमारे साथ हैं तैयार। जैन साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। यस वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो माहौल बना हमारे वीकेंड पे, देखिए मैं सबसे पहले तो अवार्ड्स की तो ऐसी हो गई कि सबने दे ही दिया, कांग्रेचुलेशंस, रूटीन हो गई है। बट मैंने एक ट्वीट किया था अनिल जी कि अब अवार्ड के लिए प्रेस्टिजियस हो जाएगा कि वो अनिल जी के पास गया। अरे अनिल जी और जी बिजनेस के पास, मतलब इस तरीके से अवार्ड जीतते रहे आप और हमें पार्टियां देते रहे अनिल जी। कलकत्ता जाओ, बॉम्बे जाओ, जहां भी जाओ, मुझे प्लीज वाइल्ड कार्ड बनाना है। थैंक यू। इतने तरोताजा होके आए, इतना जबरदस्त आपने लंच दिया, हमें चाय पिलाई, फिर पान खिलाया, वेरी एनर्जेटिक। थैंक यू सर, थैंक यू। मार्केट तो खराब है बट टीका उपाय नहीं है, मार्केट ऐसे ही रहेंगे, ऊपर नीचे चलता रहेगा। बट हमें हमारे इन्वेस्टमेंट आइडियाज और हमारे कन्विक्शन पे रहना है, लिवरेजिंग से थोड़ा दूर रहना है और थोड़ा डिसिप्लिन पे बने रहना है। तो फिर भी मैंने जब सैटरडे को आपको अवार्ड मिल रहा था अनिल जी, तब मेरा एक शो चल रहा था 7:30 से 8 जो इवनिंग शो होता है, तो उसमें मैंने जो कॉल्स दिए थे वो था सेल कोटक बैंक। और जनरली मैं सेल कॉल्स नहीं देता, बट जब मार्केट खराब लगता है ऐसा तो मैंने कोटक बैंक सेल कॉल दिया था। आज लगता हो सकता है गैप डाउन ही खुले। फिर नाहर पॉलीफिल्म्स, जो कि पॉलीफिल्म्स वाली इंडस्ट्री पे सब लोग हम लोग बुलिश हैं, आप भी पॉलीप्लेक्स काफी बार रिकमेंड किया और बहुत बड़े रिटर्न्स दिए।
वो मैंने पोजिशनल कॉल के तौर पे दिया है। और बाय अतुल लिमिटेड, अतुल लिमिटेड क्या है, बहुत बड़ा करेक्शन ऑलरेडी देख चुका और बहुत स्ट्रॉन्ग पेडिग्री वाली कंपनी, तो उसको मैंने फंडामेंटल्स पे दिया था। और आज के लिए जो मैं पिक ऑफ द वीक लाया हूं, मैं थोड़ा डिफेंसिव मोड पे ही हूं। और जब मैंने अंडरलाइन करा था कि मुझे आज कौन से देने हैं, 6-7 स्टॉक्स की लिस्ट थी, तो एबर्ट इंडिया को अंडरलाइन किया और उसी टाइम पे ही बंसल जी ने एबर्ट इंडिया भी दिया। बिल्कुल बहुत बेहतरीन कॉल है। एबर्ट इंडिया, HUL और लिंडे इंडिया, ये 3 स्टॉक है जिसपे मैं जाना चाहूंगा, गेटिंग डिफेंसिव नाउ। बाकी कुणाल जी के एक जो आज गोल्ड की कॉल है वो जबरदस्त है। राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर अब गोल्ड कॉर्नर हो जाएगा थोड़े दिनों में, क्योंकि 2019 में बंसल जी ने दिया था, गजब का कॉल दिया था गोल्ड, उसके बाद बहुत चला। वो आपके बर्थडे के उपलक्ष्य पे दिया था अनिल जी, और आज वापस से जून का महीना नेक्स्ट वीक में कुणाल जी ने दिया है। सो मैं भी सहमति रखता हूं कि गोल्ड अब वापस से एक अच्छा रिस्क ऑफ ट्रेड होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए कोटक महिंद्रा बैंक बेचने की राय है, और साथ ही नाहर पॉलीफिल्म खरीदने की राय है। और नाहर पॉलीफिल्म के लिए एक खबर भी है कि ASM से बाहर आता हुआ दिख रहा है। आइए करते हैं फर्स्ट ट्रेड की शुरुआत हेडलाइंस के साथ।